वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस की इस सीरीज में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है और हमारी सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा सबसे हट करके क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसको समझाना भी आपको कैसे इसको समझ में आएगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन को समझाना है और इस बेस पर क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा हुआ है। ठीक है कि अभी लास्ट क्वेश्चन में था डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर मैं देता हूँ। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़िए और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम क्वेश्चन को समझे कैसे और क्वेश्चन का डायग्राम हम बनाएं कैसे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है ना, डायग्राम बनाना। हमें डायग्राम बनाने हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि डायग्राम हम क्वेश्चन का बनाएंगे कैसे, देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर भी है, लिखा हुआ है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर। एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, उस पर एक टॉवर लगा हुआ है, क्लियर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर। गजब का आदमी टॉवर पे बैठ गया है। टॉवर पे कौन बैठता है? तो एक आदमी टॉवर पे बैठ गया है, जाकर के उस टावर से ऑब्जर्व कर रहा है कार को। एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां से बना रही है कितना, 30 डिग्री का। तो पहले जरा ध्यान से देखो, हम लोग बना लेते हैं डायग्राम को। एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने पहले बोला था डिप्रेशन सुन करके डिप्रेस हो गए क्या है। यहां पर लिखा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं लिखा, सॉरी क्या बोलना है, सॉरी वापस लेता हूं मैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पे कोई बैठा हुआ है मिंटू चिंटू, कोई यहां पर टावर के ऊपर, ठीक है। यहां पर कोई कार आ रही है, मान लो अभी ये कार यहां पर है, मान लो कोई कार है यहां पर, इसका भी कुछ नाम दे दें, अभी बाद में नाम नेमिंग बाद में करेंगे हम लोग। यहां से कार को देख रहा है वो, चलो देख लें दो। अरे यार, यहां से कार को देख रहा है। अब आपको पता है जब मैंने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही होगी तो हम लोग हमेशा एंगल को किधर बना रहे होंगे, ऊपर की तरफ बना रहे होंगे, ठीक है, किधर, ऊपर की तरफ। अब जो है देखिए यहां पे रहा है, इसकी आंख यहां पर, बोलो सर यहां तो टांग है, इसकी आंख यहां पर है, ठीक है। तो यहां से मैंने बार बताया कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो उसकी आंख के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करते हैं। आंख जहां पर है उसकी लेवलिंग करते हैं कि आंख कहां पर है, यहीं से देख रहा है ना, तो उसकी आंख यहीं पर है, यहीं से देख रहा है इसको, ठीक है। इसकी आंख यहां है, ठीक है, आंख का लेवल ये है, और देख कहां रहा है, कार की तरफ देख रहा है। तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर उसकी आंख है। आंख यहां पर है, देख नीचे रहा है, आंख यहां है, देख नीचे रहा है, इस लाइन में, और आंख जहां पर है उसके बीच में एक एंगल बनेगा। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और कितने डिग्री का गिवन है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 30 डिग्री। तो ये एंगल यहां पर 30 डिग्री का है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का अंदर कैसे है, आंख जहां पर है ये लाइन, और देख जहां रहा है ये लाइन, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है थोड़ी देर के बाद, फिर क्या कर रहा है ये, थोड़ी देर के बाद फिर लिख रहा है इसमें विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो कार है ना इस टावर के फुट की तरफ आ रही है, और कार की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है कि 10 की स्पीड होगी तो 10 से चल रही है, कहीं भी धीरे या तेज नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही कार। फिर इसके बाद लिखा हुआ 6 सेकंड लेटर, कार ऐसे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, चले 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, यहां से 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज अराउंड नहीं फाउंड इज टू बी 60 डिग्री। कह रहा है ये, मान लो कि 6 सेकंड के बाद ये कार चलते 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 चलते, अरे इतना दूर कहाँ आ जाएगी, चलो यहीं रोक देते कार को, यहाँ आ गई कार, ठीक। इस बार इसने फिर से यहां से कार को देखा, फिर से देखा। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस बार बना हुआ है वो 60 डिग्री का है। मैंने बोला डिप्रेशन एंगल कैसे बनाते हैं हम लोग, ये जो लाइन आई है नीचे और जहां पर इसकी आंख है, ये जो लाइन आई है और जहां पर इसकी आंख है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और इस बार मतलब ये पूरा एंगल
60 डिग्री का है। बातें क्लियर समझ में आ रही है? देखो ये वाली लाइन 30 डिग्री पे थी और इस बार जब और आगे कार आ गई तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन गया। मैंने आपसे कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत डिप्रेस नहीं हो जाना है आपको, क्योंकि यही एंगल बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन बनकर तैयार होगा। देखो कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। क्या है ये? ट्रांसवर्सल है। तो अभी अगर देखो इस लाइन पे देखो, केवल इस लाइन को देखो, इस लाइन पे ये 30 डिग्री इधर है, अगर इधर 30 डिग्री है तो इधर कितने डिग्री का एंगल होगा? ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर बात है ये? सेम वैसे ही एज इट इज ये 60 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन पर दिख रहा है ये, तो इस लाइन पे इसके जस्ट अंदर जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही हैं। किसका? ट्रांसवर्सल का। क्लियर है ये? तो इसीलिए आपको पता है कि ट्रांसवर्सल जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं, अगर कोई लाइन ऐसे होती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। काम खत्म कर डिप्रेशन करना। कोई काम है डिप्रेशन का? कोई काम नहीं है। अब हम क्या करें और क्वेश्चन में और चीज क्या गिवन थे? देखो क्वेश्चन को डिफाइन करने में जितना भी टाइम जाए मैं देना चाहता हूं। सॉल्व तो यार ऐसे ही तुम कर दोगे अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गए, क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये समझ में आ गया, फिर बाकी चीज तो तुम खुद ही कर दोगे, मुझे थोड़ी ना करना पड़ेगा। एक टीचर का काम है कि स्टूडेंट्स को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना। हमने तुम्हें डायरेक्शन दे दिया ना, आगे तो तुम ताबड़तोड़ धावा बोल दोगे। ठीक है, टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो यहां पर तुमसे ये बताया था क्वेश्चन में कि यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगे थे। कितने सेकंड? 6 सेकंड लगे थे। तो पूछ क्या रहा है तुमसे? अब ये चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन में तुमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? दिस पॉइंट। यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां से इस टावर तक आने में, मतलब यहां से इस टावर तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें एक तो वो भी आप लगा सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वहां तक अभी नहीं जाएंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। देखो जरा ध्यान से, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसी बेस पे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ये ए बी दिया हुआ है, यहाँ कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है ना, छोड़ो। यहाँ आपको ये चीज तो दिख रहा है कि 2 ट्रायंगल बने हुए, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल है। यहाँ 6 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम तुमसे पूछ रहा है। स्पीड कार की कांस्टेंट है, यहाँ पर ए है, ये बी है, तो इस पॉइंट का नाम सी रख दो और इस पॉइंट का नाम डी रख दो। क्लियर? ये टाइम थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, बस ऐसे याद रखना कि इसका टाइम तुमसे पूछ रहा है और इसका टाइम तुम्हें दिया हुआ है कि ये 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये बस दिमाग में रखना अपने। अगर इसका डिस्टेंस हमें पता चल जाए कि डिस्टेंस कितना है तो हम इसका भी टाइम पता कर लेंगे। नहीं पता कर लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाता हूँ, 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाता हूँ, तो बताओ 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाऊंगा? तो क्या आप ये बता नहीं पाओगे? सिंपल सी चीजें हैं कि 10 किलोमीटर अगर 10 घंटे में जाता हूं तो 5 किलोमीटर 5 घंटे में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 10 था, हमने डिस्टेंस को जो है 10 से आधा कर दिया, तो टाइम को भी हम क्या करेंगे? 10 से आधा कर देंगे। यही तो होगी बात ना। ऐसे मान लो कि अगर मैं 10 किलोमीटर 6 आवर्स में जाता हूं, 10 किलोमीटर 6 आवर्स में जाता हूं, तो 5 किलोमीटर कितने आवर्स में जाऊंगा? तो आपको ये दिख रहा है कि हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो टाइम भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। मतलब कि हम लोग 5 किलोमीटर 3 आवर्स में जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, हम यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लें हम लोग? तो इसमें से हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मान लो शुरुआत कर देते हैं छोटे ट्रायंगल से शुरुआत कर देते हैं
कि छोटे ट्रायंगल का ये डिस्टेंस निकालते हैं कितना है, ठीक है। हमें पता है कि ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू हमें पता है दोनों में क्या दिख रही है, हमें कॉमन दिख रही है, तो हम ये और ये साफ लेकर के चलते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे किया जाए। हमने थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो ये चीज आपको समझ में आ गई हुई, tan थीटा क्यों लिया हमने, क्योंकि यहां पर थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और P/B जो रेशियो होता है वो tan थीटा का होता है, इसलिए हमने P/B ले लिया यहां पर। थीटा के सामने जो साइड है, पहले तो थीटा ही देख लो कितना है, tan थीटा ये tan 60 डिग्री है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, अब इस साइड का नाम लिख दो, साइड ही AB है तो हमने परपेंडिकुलर का नाम लिख दिया AB अपॉन बेस कितना है, बेस हमारा BC है तो हमने यहां पर क्या लिख दिया BC। इतने क्लियर है। अब देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, सॉरी BC है ना, AB अपॉन BC। अब यहां से हम लोग BC का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू AB, या इसी को लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू √3 BC। इसके अलावा हम असहाय हैं, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम क्या करें इसके साथ, कुछ नहीं कर सकते, हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बड़े ट्रायंगल में, ABD आ जाओ। इन ट्रायंगल ABD लिख दिया हमने, इन ट्रायंगल ABD फिर से वही चीज होगी, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये पूरा साइड जो होगा वो हमारा बेस होगा। तो फिर से वही लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर किसके बारे में, हमें पता है रेशियो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रेशियो मिला है साइड का परपेंडिकुलर बेस का मिला है, और P/B जो होता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा, इस बार थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 है ना, नहीं सॉरी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस बार फिर से परपेंडिकुलर AB है, हमें कुछ दिया ही नहीं, हम क्या करें, हम लोग मजबूर है ना बच्चों। और जो हमारा बेस है, बेस इस बार ये पूरा का पूरा है, तो हम BC की जगह BD लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे बच्चों, BD लिख दिया हमने, BD लिख दिया, BD नहीं, वो वाली BD नहीं, BD। नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। √3 का AB में मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 हो जाएगा इज इक्वल टू BD। यहां से भी जैसे हमने AB की वैल्यू निकाली थी, यहां से भी AB की वैल्यू निकाल तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BD, और ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो AB की एक वैल्यू ये भी हो गई। क्लियर इतनी चीजें। इसको रेशनलाइज भी हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो करना होगा तो कर देंगे। अगर यहां पर AB के √3 BC AB के इक्वल है, BD अपॉन √3 भी AB के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू मतलब BD अपॉन √3 किसके इक्वल हो जाएगी, √3 BC की। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये कैसे होता है। तो मतलब कि इन दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं, मीन्स हम लिख सकते हैं कि √3 BC जो है वो इक्वल है BD अपॉन √3 के। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए इस √3 का इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आसान हो गया ना। यहाँ पे अगर हम रेशनलाइज कर दें तो टाइम लगता, यहाँ √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 3BC इज इक्वल टू, इधर क्या बचा BD। अब ये देखो जरा, ये हमें झिला रहा है BD हमें झिला रहा है ना, BD और BC हमें चाहिए किसकी वैल्यू, CD की वैल्यू, सॉरी BC की वैल्यू चाहिए, कुछ हमें BC के बारे में चाहिए। ये यहाँ पर BD चल रहा है, BD किधर है, ये पूरी लंबाई चल रही है, हमें कुछ अलग अलग वैल्यूज कुछ चाहिए, कुछ रिलेशन चाहिए, किसके बीच में, BC और CD के बीच में कोई रिलेशन चाहिए। ये बताओ जरा, BD जो ये पूरा इतना लंबा सा दिख रहा है, इसको दो पार्ट में तोड़ के लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, BC
प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो हम वही काम यहां पर करेंगे, बी डी की जगह हम लिखेंगे बी सी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये बी सी और यहां भी बी सी है, ये बी सी उधर ट्रांसफर होगा, सेम वेरिएबल की तरह काम करेंगे। तो ये हो गया 3bc माइनस 1bc इज इक्वल टू सी डी। 3bc का मतलब ये 2bc बचा कि नहीं बचा। 3bc से यहाँ पे एक bc है, तो 3bc से 1bc अगर माइनस हो गया तो केवल 2 ही तो बचेंगे ना, ठीक। इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू सी डी। अब देखो जरा, अगर हम यहां से bc की वैल्यू निकालें कि bc कितना होगा, तो हमने लिखा bc इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो cd को हाफ कर देगा, डिवाइड करेगा 2। तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब यह हुआ bc इज इक्वल टू हाफ cd लिख सकते हैं इसको, यही तो है। इसको यहां पे 1 मान लो, 1/2 को साइड में कर दिया, cd इधर लिख दिया मैंने। तो bc इज इक्वल टू हाफ cd। जरा देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है जो bc है cd का हाफ है, bc जो है वो cd का आधा है, bc जो है cd का आधा है। मतलब कि bc की जो लंबाई है cd की हाफ है, आधा है। मतलब अगर ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा तो ये 3 क्या होता है 3 होगा, अगर ये 20 होगा तो 10 होगा, 100 होगा तो 50 होगा, मतलब हाफ है। अब ये बताओ, एक बार को मान लेते हैं कि ये 100 है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस तो निकला है ना, मान लो 100 किलोमीटर, मतलब मीटर ले लो, 100 मीटर है। और ये कितना होगा तक, ये 50 होगा, क्योंकि वहां पे मैंने निकाल रखा है कि बीसी सीडी का क्या हाफ है। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हमें आंसर लिखना है। 100 मीटर है, ये 50 मीटर है। 100 मीटर कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 100 मीटर कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 50 मीटर कवर करने में कितने सेकंड लगेंगे। 100 मीटर कवर करने में 6 सेकंड, तो 100 का हमने आधा कर दिया, तो टाइम पहले 6 लगते थे। 100 मीटर कवर करने में 6 सेकंड लगते थे, तो 50 मीटर कवर करने में कितने सेकंड, ये आधा हो गया, तो ये भी टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। टोटल टाइम टेकन बाय दिस कार टू ट्रेवल सीडी डिस्टेंस, कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड। और आपको पता है कि जो BC है वो पूछ रहा है तुमसे कि यहां से C से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि ये जो BC है वो CD डिस्टेंस का हाफ है, देयरफॉर टाइम विल बी 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 सेकेंड्स। बस एक स्टेटमेंट लिख करके तुम्हें यही डिवाइड करके वहां पर बता देना है कि टाइम हमारा, अगर ये डिस्टेंस हाफ है तो अगर जो है CD का हाफ डिस्टेंस है BC, तो 6 का हाफ टाइम लगेगा BC को ट्रेवल करने में, BC तक पहुंचने में, C से B तक पहुंचने में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इस तरह के सिचुएशंस को समझना पड़ेगा कि ये BC हाफ CD ये क्या रहा है। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ पर ना तो ये साइड गिवन है, ना ये मीटर गिवन है, ना ये गिवन है, बस एक टाइम दिया हुआ है जिसका कोई काम नहीं था। यहाँ पर काम सिर्फ इतना था कि यहाँ आने के बाद जब हमने देखा डिस्टेंस आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा, बस इतना सा काम था हमारा। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो 16th क्वेश्चन पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस NCERT इस हाइट एंड डिस्टेंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।